हेलो बच्चों आज हम 10th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 12 जो कि 3 अगस्त को आई है उसको पढ़ेंगे। इसमें हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पावर को शेयर करना यानी कि दूसरों के साथ अपनी शक्ति को बांटना। ठीक है, तो इसमें जो लिखा है वही हम क्लियर करते हैं। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये जो आज की वर्कशीट है उसमें आधा चैप्टर आपका आ जाएगा। अगर आपने इसे ठीक से पढ़ लिया तो आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें अलग अलग केसेस दे रखे हैं, तो 2 केसेस दिए हैं जो कि मेन है इसमें। और आज अगर हमने इसको ठीक से पढ़ा तो हमारा एक केस या आधा चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज़ नेचुरली लिंक्ड टू द डेमोक्रेसी। यानी कि जो पावर शेयरिंग है वो नॉर्मली हम देखें तो पावर शेयर कहाँ होता है? जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे लोकतंत्र होता है, लोगों का तंत्र होता है, जहाँ पर लोगों की राय से मंत्री चुने जाते हैं। ठीक है, तो जो पावर शेयरिंग वर्ड है वो डेमोक्रेसी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ अराउंड द वर्ल्ड आर हैविंग डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज एक्सेट्रा। दुनिया की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग जो होते हैं वो पाए जाते हैं, या अलग अलग तरह के लोग किस बेस पर होते हैं? वो धर्म के आधार पर होते हैं, जाति के आधार पर होते हैं, कास्ट के आधार पर होते हैं, और लैंग्वेज भाषा के आधार पर होते हैं। तो यही कुछ बेसिस होते हैं जिनकी वजह से एक जगह पर रहने वाले लोगों को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो वहाँ पे डाइवर्सिटी कितनी है। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, अलग अलग प्रकार के लोगों के जो प्रकार होते हैं उनको इन 4 चीज़ों पर बेसिकली बांटा जाता है। देयरफॉर ड्यू रिस्पेक्ट should be given to all the diverse group and view that exist in a society। इसीलिए उन सभी को रिस्पेक्ट देते हुए उन सभी ग्रुप्स को रिस्पेक्ट देते हुए इस तरह से रूल्स बनाने चाहिए या बने होने चाहिए जिससे कि सभी आराम से रह सकें और सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकें। वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम। हम यहाँ समझेंगे कि बेल्जियम जो है वहाँ पर किस तरह से पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट किया गया था, क्या प्रभाव पड़ा था वहाँ पर। बेल्जियम जो है वो एक छोटी कंट्री है यूरोप की। इट्स एथनिक कंपोजिशन इज़ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो लोगों की डाइवर्सिटी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। इट्स पॉपुलेशन इज़ अराउंड 1 करोड़। यहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, जिसमें से 59% पॉपुलेशन लिव्स इन अ फ्लेमिश रीजन। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश जगह पर रहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे फ्लेमिश लोग रहते हैं वहाँ रहते हैं। एंड स्पीक्स डच, और डच भाषा को बोलते हैं। अनदर 40% और बचे हुए 40% जो हैं वो रहते हैं वेलोनिया रीजन में, और वो फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें भाषा के आधार पर 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक फ्रेंच स्पीकिंग और एक डच स्पीकिंग। ठीक है, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, और जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पर उल्टा है। वहाँ पर 80% फ्रेंच रहते हैं और 20% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। यानी कि जो बेल्जियम है वहाँ पर ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे डच स्पीकिंग हैं और कम जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, जबकि ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है। यानी कि दोनों में उल्टा हो गया। अधिकतर किसी भी देश के जो फैसले लिए जाते हैं वो कैपिटल को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा करते तो बाकी कंट्री में रहने वाले लोगों के साथ अनफेयर हो जाता। इसीलिए क्या हुआ फिर आगे देखते हैं। द मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटेड रिच एंड पावरफुल। और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब हम अगर पूरे बेल्जियम को देखें तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो हैं वो कम हैं, माइनर हैं, लेकिन वो कम हैं, लेकिन तब भी वो रिच हैं, पावरफुल हैं। जबकि डच स्पीकिंग जो है वो उनके मुकाबले उतने रिच नहीं है। डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर। डच स्पीकिंग जो लोग थे उनको कम्युनिटी का जो बेनिफिट था वो बाद में मिला। दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़ इन 1950 एंड 1960। क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग लोग पावरफुल ज़्यादा थे, इसलिए सारे बेनिफिट वो अपने हक में लेना चाहते थे। तो बाद में डच स्पीकिंग को भी कुछ बेनिफिट्स मिले। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से जो देश था बेल्जियम वहाँ पर टेंशन हो गई, यानी कि वहाँ पर
लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हो गया। अब दोनों जो ग्रुप थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिड़ने लगे। हालांकि डायरेक्ट नहीं भिड़े थे, लेकिन हाँ, बातों की लड़ाई उनमें होने लगी थी। डच स्पीकिंग वर इन द मेजॉरिटी इन द कंट्री बट वर इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स। क्या दिक्कत हो रही थी कि जो डच स्पीकिंग थे वो कंट्री में तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो कैपिटल थी वहाँ पर कम थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई क्या किया जाए, इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। तो उसमें उन्होंने ऐसा सोल्यूशन निकाला जिससे डच स्पीकिंग को भी फ़ायदा हुआ और फ्रेंच स्पीकिंग को भी फ़ायदा हुआ। इसके लिए गवर्नमेंट ने 4 अमेंडमेंट किए अपने कानून में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे हर इंसान ठीक ढंग से अपने तरीके से बेल्जियम में रह सके। वो 4 क्या थे? ये वाले जो 4 यहाँ दे रखे हैं, ये 4 स्टेप टेकन टू रिमूव टेंशंस। यहाँ जो समस्याओं के हल के लिए जो उन्होंने 4 कदम उठाए वो कौन थे? पहला था इक्वल नंबर ऑफ डचेज एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यानी कि पूरे देश की सरकार थी, उसमें इन्होंने इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को रखा, ठीक है, जिससे कि दोनों में कभी भी कोई मनमुटाव आया ही नहीं। सेकंड करा वाइड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास कम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होती है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, यानी कि उसके नीचे नहीं है, वो फ्री है, वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग खुद कोई भी निर्णय ले सकता है, ठीक है, यानी कि फ्री पावर दे दी, उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, ठीक है। थर्ड इन्होंने क्या करा? सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। अब पूरे देश बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी वो अलग थी। इन्होंने कहा कि ब्रुसेल्स में अपनी अलग गवर्नमेंट बना लो, वो गवर्नमेंट जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव हों। यानी कि जैसे कि इन्होंने पूरे देश में किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल मिनिस्टर होने चाहिए, ऐसा ही इन्होंने कहा कि ब्रुसेल्स में अपनी एक अलग सरकार बना लो और उसमें दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ठीक है। अब लास्ट जो उन्होंने अमेंडमेंट किया वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि और भी कम्युनिटीज़ हो सकती हैं भाई, तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट चाहती थी कि उनमें हार्मनी बनी रहे वहाँ के लोगों में, तो इसलिए उन्होंने कल्चरल बेस पर, एजुकेशनल बेस पर, लैंग्वेज बेस पर, या जो भी और रिलेटेड इश्यूज़ थे उनके बेस पर गवर्नमेंट बनानी चालू कर दी कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि छोटे छोटे लेवल की गवर्नमेंट जो कि अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचाती थी और वो उनको सॉल्व कर देती थी, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 स्टेप लिए गए जिससे जो डच स्पीकिंग थे और फ्रेंच स्पीकिंग थे वो बड़े आराम से एक ही देश में रह पाए। किसी को भी अपने आप को माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के बारे में नहीं सोचना पड़ा, वो अपने आप को कुछ महसूस नहीं कर पाते थे ऐसा, क्योंकि सबके पास राइट्स इक्वल थे, ठीक है। अब जिसके क्वेश्चंस हैं क्या हैं? विच लैंग्वेज स्पीकर आर इन मेजॉरिटी इन बेल्जियम। बेल्जियम में सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग कौन थे? जिसका आंसर अब आप दे सकते हैं, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें मैं नहीं बताऊंगी इसमें, क्योंकि समझाया है तो आप देंगे जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज नॉट अ स्टेप टेकन टू रिमूव टेंशन इन बेल्जियम बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। अलग अलग कम्युनिटीज़ में टेंशन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए थे, इनमें से कौन सा एक उनमें से स्टेप नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है जो स्टेप गवर्नमेंट ने नहीं लिया था। मैंने आपको 4 स्टेप एक्सप्लेन किए हैं, आप इसे ठीक से देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।